गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अब तक हमने पढ़ा था मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा में हमने किया था मीटर की परिभाषा क्या होती है और सेकेंडली किलोग्राम की परिभाषा क्या होती है। तो जो मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा थी वो 7 की है। फर्स्ट थी हमारी मीटर, सेकंड है हमारा किलोग्राम, थर्ड है हमारा सेकंड। सेकंड के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि एक सेकंड क्या होता है, कि अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति ने इसकी परिभाषा क्या दी। एक सेकंड क्या होता है? एक सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु घड़ी में एक सेकंड वह समय है जो सीजियम क्या कह रहा है? एक सेकंड वह समय है जो सीजियम परमाणु या वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु घड़ी में इसमें परमाणु घड़ी में 19192631770 क्या कह रहा है? एक सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु घड़ी में 91926317 और 770 बार कंपन करता है। क्या करता है? ये कंपन करता है। और क्या होता है कि जो हमारी परमाणु घड़ियां होती हैं वो इसी पर क्या होती हैं? आधारित होती हैं। तो हम लिखेंगे आगे कि परमाणु घड़ियां इसी पर आधारित होती हैं। किस पे आधारित होती हैं? सीजियम परमाणु घड़ी में 9192631770 बार क्या करता है? बार कंपन करता है। जब ये कंपन करता है तो परमाणु घड़ियां भी क्या होती हैं? इसी भाषा पर क्या होती हैं? हमारी आधारित होती हैं। जब इस भाषा पर आधारित होती हैं तो वे समय का यथार्थ मापन करती हैं। वो क्या करती हैं? ये समय का यथार्थ मापन करती है। मापन करने का क्या होता है? अर्थात किसी भी समय को मापना होता है। ये क्या होता है? मापन होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम इसमें केवल 500 वर्ष में एक सेकंड की त्रुटि हो सकती है कि 500 ईयर मतलब 500 ईयर में ओनली एक सेकंड की त्रुटि आ सकती है, या इससे ज्यादा त्रुटि नहीं आएगी, वो भी 500 वर्षों में एक बार। इसमें 500 वर्षों में एक सेकंड की त्रुटि हो सकती है। क्या कह रहा है इसमें? एक सेकंड की त्रुटि हो सकती है। ये तो था बेटा हमारा सेकंड।
सेकंड क्या होता है? सेकंड वह समय है जो सीजियम परमाणु में परमाणु घड़ी में 9,192,631,770 बार क्या करता है? कंपन करता है। जब कंपन करता है और परमाणु घड़ियां क्या होती हैं हमारी? इसी के ऊपर आधारित होती हैं। तो ये क्या होती हैं? परमाणु घड़ियां इसी पर क्या होती हैं? आधारित होती हैं। अर्थात ये क्या कह रहा है कि ये समय का मापन करता है, अर्थात समय को मापने का काम करती है। जब ये समय को मापने का काम करेंगी तो क्या कह रहा है कि 500 वर्षों में सिर्फ 1 सेकंड की इसके अंदर त्रुटि आ सकती है, इससे ज्यादा त्रुटि नहीं आ सकती है। ये डेफिनेशन किसने दी? अंतरराष्ट्रीय तौलमाप समिति ने। तो अब हमारा आ जाता है एम्पियर। ये थी हमारी थर्ड। फोर्थ आ जाता है हमारा एम्पियर। अब एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे 1 मीटर। क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे 1 मीटर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे एक निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे। क्या रखेंगे? जब विद्युत धारा किसमें होती है? तार के अंदर ही है, तो हम क्या रखेंगे? इसके अंदर वह रखेंगे दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर तथा अनंत लंबाई व नगण्य वृत्ताकार के तारों में क्या कर रहा है? सीधे पर रखे, सीधे समांतर अनंत लंबाई तथा नगण्य वृत्ताकार की। अब क्या करें? ये कैसे हैं? सीधे हैं, समांतर हैं, अनंत लंबाई के हैं और नगण्य वृत्ताकार के क्या है? तार है। उनमें क्या होगी? विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होती है। होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर क्या करें? वृत्ताकार वाले तारों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या होगा? जो इनकी प्रति मीटर जो लंबाई है उस पे एक बल काम करेगा। जो बल उत्पन्न होता है वो कितना होता है हमारा? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होता है। तो जो बल क्या हो जाएगा? इस पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बल उत्पन्न करती है। जब ये उत्पन्न करेगा ये बल, तभी क्या होगा? हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। तो पता चल गया क्या करें? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, कैसे? सीधे, समांतर, अनंत लंबाई तथा
नैगण्य वृत्ताकार के तारों में धारा प्रवाहित की जाती है। जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो उस पर एक बल लगता है, प्रति मीटर लगेगा जो बल, वो कितना है 2 × 10⁻⁷ मीटर लगता है। जब इस पे बल लगेगा, अब क्या आ जाता है केल्विन। केल्विन क्या हो जाएगा हमारा, इस पे क्या होता है कि जैसे बर्फ का गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा केल्विन ले लेते हैं हम। केल्विन क्या होता है, एक केल्विन सामान्य, फिफ्थ नंबर आपका डेफिनेशन है केल्विन। केल्विन बेसिकली क्या होता है, क्या कह रहा है कि एक केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग होता है। एक केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर एक केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक के अंतर का कौन सा भाग होता है, 1/100वां भाग होता है। क्लियर, क्या कर रहा है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो जल का क्वथनांक है और बर्फ का गलनांक, उसका कौन सा भाग होता है, 1/100वां भाग होता है। वो क्या होता है हमारा केल्विन होता है। अब इसमें सेकेंडली हम क्या करेंगे, केल्विन होता है तो इसका क्या करता है, जो इसका प्रतीक होता है अर्थात प्रतीक सिंबल है, तो इसका प्रतीक क्या होगा, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। और किसका मात्रक है, ताप का मात्रक है। ताप को केल्विन में व्यक्त करने पर क्या होता है, डिग्री नहीं लिखते हैं। ताप को केल्विन में लिखने पर डिग्री नहीं लिखते हैं। क्लियर, ये क्या कह रहा है कि इसको केस से सिंबल करते हैं, केस का क्या है प्रदर्शित करते हैं, और ताप को केल्विन में लिखने पर क्या होता है, डिग्री में नहीं लिखते हैं। और क्या कह रहा है, एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु पर क्या कह रहा है, एक केल्विन
जल का त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु का अर्थ होता है 3, जैसे ये क्या होगा, त्रिक बिंदु हो गया हमारा। क्लियर। सेकेंडली मतलब एक जगह से 3 बिंदु एक जगह आपतित हो रहे हैं एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु पर। त्रिक बिंदु क्या होगा, 273.6 केल्विन। क्लियर। ये कैपिटल के त्रिक बिंदु पर कितना हो रहा है, 273.6 केल्विन के उष्मागतिक ताप को क्या कह रहे हैं, 273. जल के त्रिक बिंदु पर 273.6 केल्विन के उष्मागतिक ताप का कितना भाग हो जाएगा, 1/273.6 ताप का 1/273.6 भाग होता है। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन आती है। 273.16 केल्विन होता है। क्लियर। वह भाग होता है, ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि जल का जो त्रिक बिंदु है उस पर क्या होती है, हमारी तीनों अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती है हमारे जल को, द्रवावस्था, ठोस अवस्था और गैस अवस्था। ये तीनों किसमें होती है, हमारी साम्य अवस्था में अर्थात समान अवस्था में रहती हैं। और कितने टेम्परेचर पे रहती हैं, 273.16 केल्विन पर रहती है। क्लियर। अब इसमें आगे आ जाता है हमारा केल्विन के बाद में आ जाएगा कैंडेला। कैंडेला क्या होता है कि कैंडेला एक कैंडेला फर्स्ट हमारा आ गया 6 नंबर कैंडेला। इसके बाद में आएगा मॉल। मॉल किसका होता है, पदार्थ की मात्रा का मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम मॉल का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ क्या रहे हैं हम, कैंडेला की डेफिनेशन जो अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने दी है। वो क्या डेफिनेशन थी हमारी, एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत, एक कैंडेला के तल के लंबवत क्या कह रहे हैं कि एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/60,000 उसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर। जहां पे मीटर स्क्वायर आ जाए तो वहां पे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है। क्या कह रहा है, तल की दिशा के लंबवत में उसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन क्या है, तीव्रता है। जबकि कृष्णिका का दाब दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, कृष्णिका पर दाब हमारा कितना लग रहा है बेटा, 101/325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये क्या है हमारा ताप तथा
जो ताप है वो क्या है, प्लेटिनम आती है ना, प्लेटिनम, उसके गलनांक के बराबर होता है ताप। प्लेटिनम की गलनांक के बराबर होता है। ये था हमारा। जबकि कृष्णिका का दाब 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। अब पढ़ेंगे हम मोल कि मोल क्या होता है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है, मोल का। मोल का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम ओ एल होता है, ये हमने पढ़ा था। मोल, मोल क्या होता है हमारा, ये इससे क्या करते हैं हम पदार्थ की मात्रा को मापते हैं। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी ही है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो क्या कह रहा है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो मूल अवयवों एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो मूल अवयवों की संख्या उतनी ही है जितनी, कोई मूल अवयव ले लिया हमने ऑक्सीजन 16 ये है, तो इसका क्या कह रहा है कि 0.016 केजी ऑक्सीजन के बराबर है, ऑक्सीजन के बराबर है या परमाणु की संख्या के बराबर है। अगर हम सेकेंडली लें, ये तो ऑक्सीजन ले लिया, अगर इसकी जगह हम कार्बन ले लेते हैं तो कार्बन C12 होता है, क्या हो जाएगा कि 0.012 केजी परमाणु के बराबर होती है। ये था हमारा मोल की डेफिनेशन क्या होती है। ये तो हमने पढ़े हैं अभी, क्या पढ़े हैं, मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। अब पढ़ेंगे पूरक मात्रक। पूरक मात्रक हमारे कौन कौन से थे बेटा, एक तो था रेडियन था, सेकेंडली क्या था हमारा स्टेरेडियन। रेडियन किसका होता है हमारा, समतल कोण को हम अगर माप रहे हैं तो उसमें किसका यूज था हमारा, रेडियन का। और ठोस कोण के लिए किसका प्रयोग, ठोस कोणीय घन कोण के लिए स्टेरेडियन। तो फर्स्ट लिया जाएगा हमारा रेडियन। रेडियन क्या होता है, पूरक मात्रकों की परिभाषाएं लिख लेते हैं। पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। फर्स्ट है हमारी रेडियन, सेकंड है हमारी स्टेरेडियन। क्लियर। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे रेडियन। मान लीजिए हम कोई भी डायग्राम ले लेते हैं, ये O बिंदु है, डी थीटा, इसका क्षेत्रफल ds है, और ये क्या है हमारा r, इसकी क्या है त्रिज्या।
हमने चाप लिया है तो उसके केंद्र पर क्या करता है, ये अंतरित करता है। तो समतल कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ds अपॉन में r। क्लियर। तो ds अगर देखो इसमें क्या आ जाएगा बेटा कि समतल कोण, समतल कोण बेटा हमारे क्या है, डी थीटा है। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन में आर। यदि डी एस और आर इक्वल हो तो डी एस इज इक्वल टू आर हो तो डी थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। क्लियर। तो ये तो था हमारा यदि ds इज इक्वल टू r हो तो। अगर एक रेडियन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक रेडियन इज इक्वल टू रेडियन निकालते हैं तो क्या होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो इसको अगर हम 180 अपॉन 22 बटा 7 है तो ये क्या आ जाएगा, हवा में चला जाएगा हमारा। इसको अगर क्रॉस करते हैं कितना आ जाता है हमारा, तो 11 से काट लेते हैं 9 0 आ गया 8 1 7। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना कौन आ जाएगा हमारा 57.3 डिग्री। ये आ जाएगा हमारा एक रेडियन में कितना हमारा कौन बनेगा। अब सेकेंडली आ जाता है हमारा बेटा स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन में क्या करेंगे हम, स्टेर जो ठोस कोण होता है उसको किससे करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा बता देता हूँ मैं अभी आपको। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा रेडियन क्या होता है हमारा। स्टेरेडियन में क्या हो जाएगा कि वह ठोस कण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग उसके जो गोले के क्षेत्रफल की त्रिज्या के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है, और गोले के केंद्र पर क्या होता है वो अंतरित करता है। जब गोले के केंद्र पे अंतरित करेगा तो क्या होगा, ये स्टेरेडियन देख रहे हैं हम। ये क्या है, डी क्षेत्रफल है हमारा किसका, गोले का। और गोले के क्षेत्रफल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर हमारा, ये कौन है डी, ये क्या हमारा स्टेरेडियन। अगर हम इसको क्या कह रहा है कि एक स्टेरेडियन वह ठोस कण है, वह ठोस कण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग है उसके जो जिसका क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ का भाग, गोले के पृष्ठ का भाग गोले के क्षेत्रफल की त्रिज्या के वर्ग। गोले के क्षेत्रफल की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है हमारी r है, जिसका r स्क्वायर के क्या होगा वो इक्वल होगा अर्थात बराबर होगा। तो क्या कह रहा है वह केंद्र के ऊपर क्या हो रहा है, अंतरित हो रहा है। जब केंद्र पे अंतरित हो रहा है तो हमारा जो बनता है ठोस कोण का फॉर्मूला क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है d, ये सिंबल है। क्या कह रहा है, अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल डिवाइडेशन बाय त्रिज्या का
स्क्वायर। त्रिज्या का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा ds से अपॉन में r का स्क्वायर। d हमने क्या लिया है क्षेत्रफल, तो d अपॉन में r स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू करते हैं d अपॉन में r स्क्वायर। तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेशन बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर। अब कितना हो गया 4 पाई रेडियन। ये इसका वैल्यू का मान आ गया हमारा बेसिकली, इसके रेडियन की वैल्यू का मान आ गया हमारा। तो इसके रेडियन और रेडियन का आपको पता चल गया होगा क्या हो गया हमारा बेसिकली। इसके बाद में हमारी आएंगी एसआई पद्धति की विशेषताएं क्या होती हैं। हमारी एसआई पद्धति की जो विशेषता होंगी वो क्या क्या होती हैं। आज के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम करवाएंगे आपको एसआई पद्धति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं।